हमारे बीच में केसी त्यागी जी आज वो भी हम लोगों के बीच में शायद बतौर है। आज हम उनको एक डिबेटर के रूप में, एक नेता के रूप में नहीं देखते हैं। वो नीरज साहब कहते थे जो भी आप यहाँ पर खुल जाए मैखाना जी, तो वो ये मस्तों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी, जो भी आए यहाँ पर हो जाए दीवाना जी। तो मैं तो केसी साहब को आज बतौर शायद आमंत्रित करता हूँ कि वो हम लोगों के बीच में आज आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो भी स्टेज पर आएँ और जितनी देर भी हम लोगों के बीच में रह सके, और हमारा तो मन है कि वो जब तक चाहें तब तक हम लोगों के बीच में रहें। केसी त्यागी को बहुत विनम्र आग्रह के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी मंच पर आए। हमारे बीच में पंजाब पुलिस के एडीजीपी, बताइए साहब, पुलिस भी हमारा सहयोग कर रही है, तो मैं उनको बड़े बतौर विनम्र आग्रह करता हूं। तो पंजाब पुलिस के एडीजीपी श्री फैयाज फारूकी साहब वो मंच पर तशरीफ ले आए। फैयाज फारूकी साहब मेरी अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो वो भी आ जाएं। हम लोग के बीच में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री बोनी कपूर भी आ चुके हैं। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां तो बजवाई ऐसी, इतनी सुंदर शाम आप लोगों ने ही सजाई है। हम तो सिर्फ इसके माध्यम है काम करने के लिए। रूबी जाफरी साहब हम लोगों के बीच में हैं और मैं बड़ा इस्तकबाल करता हूँ आप सभी लोगों का, बड़ा अभिनंदन करता हूँ। और फैयाज फारूकी साहब आ गए हैं, एक बार जोरदार ताली। पुलिस हम लोगों के बीच में है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप जोरदार तालियों से स्वागत कर सकते हैं फैयाज फारूकी साहब का। केसी साहब मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप एक बार मंच पर आएँ और हम लोगों के बीच में रहें। ये तो कवियों की आज मैं आदरणीय बोनी कपूर साहब से विशेष आग्रह करता हूँ, उसे निवेदन करता हूँ कि वो भी मंच पर आ जाएं। और ये जो शाम आप लोगों की सजाई है, ये आप लोगों के आने से उसमें खूबसूरती होती है। और विनम्र आग्रह करता हूँ बोनी कपूर साहब से एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों आप थोड़ा सा खर्च करेंगे, तालियां सिर्फ इसलिए मान रहा हूँ कि एक ऊर्जा है और लगता है कि ठीक ठाक काम हम लोगों ने कर लिया है। माननीय बुद्धिनाथ जी हम लोगों के बीच में, थोड़े से शायर लोग इन लोगों के बीच में हैं, कवि लोग भी हैं। बोनी कपूर साहब हम लोगों के बीच में हैं। मैं अब इस मंच के मुख्य अतिथि, हम इस मंच के दूल्हा साहब को बुलाने के लिए कोशिश में हैं और इस मंच के मुख्य अतिथि हैं मध्य प्रदेश से हम लोगों के बीच में आए खेल कूद और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी, जो बहुत ही, मैं आपको ईमानदारी बता रहा हूँ, सिर्फ हमने कॉल किया और सब लोगों का नाम देख के एकदम उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। और पहली बार राजनीति में मुझे ऐसा व्यक्ति मिला जो सुबह 5 बजे किसी कार्यक्रम के लिए आया हो। तो एक बार जोरदार ताली हमारे मुख्य अतिथि के लिए, विश्वास सारंग साहब के लिए, कि वो मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत आभार सर। अन्नू कपूर जी तो इस प्रोग्राम के अब स्थापित सदस्य बन चुके हैं और बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कुछ कहे, आमंत्रण लिए हुए तुरंत बैक स्टेज से आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि आदरणीय जावेद साहब के चयन में अन्नू कपूर जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इन्होंने हमारे कहा कंधे को थपथपाते हुए कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी दिशा में। अगर आप जावेद साहब को पुरस्कार दे रहे हैं तो मैं जरूर आऊँगा। मैं सर हम तो ये सब कुछ कर नहीं पाएंगे। बोले कुछ भी मत करो, तो तुमसे किसने कहिए कुछ भी करने, हम आएंगे आप लोगों के बीच में। और ये हमारा नीरज जी से वादा है, कवि नीरज फाउंडेशन से वादा है कि हम लोग जो है इसको सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय रूबी जाफरी साहब बहुत प्रेम और अभिनंदन के साथ आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि मंच पे आए
श्रोताओं की थोड़ी सी तालियां सब लोगों को मिले। और राफी साहब, अब इस कार्यक्रम की भूमिका की पृष्ठभूमि, इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि जब से नीरज साहब गए तब से शुरू होती है। और जब नीरज साहब गए तो वहाँ पर एक खाली स्थान रिक्त हुआ। उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हमारे पास एक व्यक्ति मौजूद है जिनका नाम उपेंद्र राय जी होता है। और मैं बहुत आग्रह करता हूँ उपेंद्र राय जी के लिए कि अगर वो ना हो तो ये प्रोग्राम ही संभव ना हो। ये सारी खूबसूरती, ये सारा अभिनंदन, ये सारे नंदन आप जो देख रहे हैं ये आज उपेंद्र राय जी की वजह से है। तो उपेंद्र राय जी बहुत भावुक मन से कहता हूँ कि आपने जिस प्रकार हम लोगों के सर पर एक हाथ रखा है, उससे लगता है कि एक बड़े भाई की हम भूमिका में है। और हमको लगता है कि नीरज साहब के जाने के बाद जिस तरह से आपने पीठ पर संबंध लेकर आपको कहा कि आगे बढ़िए और काम करिए, ये बिना आपके संभव नहीं होता है। बेहद ईमानदारी से आपने हमारा जिस तरह से साथ दिया है, मुझे लगता है कि पहले कहानियाँ सुना करते थे कि पीछे से साहित्यकार चले गए तो उनके पीछे से कोई आदमी आया, उसने पूरे घर का लालन भोजन किया। आज उपेंद्र राय जी हम लोगों के बीच में ऐसे बिगाड़ते हैं कि महाकवि नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट के पूरे परिवार का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है उनका, और पूरा लालन पोषण से ही बताएं इस प्रोग्राम का श्री उपेंद्र राय जी के नाम है। बहुत विनम्र निवेदन उनको करता हूं। और अब इस प्रोग्राम के हीरो से, और बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि साहब तो 70-75 वर्ष में भी बिल्कुल एकदम हीरो जैसे लगते हैं। हमको तो अपने ऊपर शर्म आती है एकदम उनको देख करके, इतने फिट जावेद साहब कैसे हो सकते हैं। बड़े विनम्र और आग्रह के साथ जावेद साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ और कि वो मंच पर आए और हम लोगों के बीच में आकर एक स्थान ऐसा सुशोभित करें कि हम लोगों के बीच में वो आए और मंच पर आए। और आज के शाम आप ही के लिए लिखी गई है, पूरी इबारत आप ही के लिए लिखी गई है। हिंदी अकादमी ने हमारा बहुत सहयोग किया। हिंदी अकादमी के हम बहुत ऋणी हैं और उनके सचिव श्री ऋषि कुमार जी को मैं बहुत आभारी और उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि ऋषि कुमार जी हम लोगों के बीच में वो मंच पर आए। हम लोगों के बीच में जमीन सैदी साहब, आपके बिना ये महफिल, ये समझ लीजिए महाकवि नीरज फाउंडेशन के संरक्षक आप लोगों को लेने आए हैं। तो जमीन सैदी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। और मंच की थोड़ी सी रूपरेखा, मैं मुख्य अतिथि ये चाहूँगा कि जावेद साहब के बीच में आए। मुख्य अतिथि विशाल सारंगी जावेद साहब के साथ आप। उपेंद्र सर आप इधर आइए, हमारे थोड़ा फोटोग्राफर भैया थोड़ा सा हमको नेक्स्ट साइड दे दो यार। जनता देखी नहीं कि आई उनके पास तो पूरी लेंस है उनका, तो पूरा 6x6 उनको जरा देखने दो आप लोग। थोड़ा सा जिसको भी फोटो खींचे थोड़ा पीछे से खींचो भाई लोग। देखिए ये बिल्कुल आदमी किस प्रकार से उसने एज पूरी करी थी। दिव्य प्रेम संघ से श्री आशीष गौतम जी हम लोगों के बीच में हैं और मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पर आए और उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हेलो, और ईश्वर का आह्वान करने की हमारी परंपरा है दीप प्रज्वलन। तो मैं निवेदन करूँगा हमारे जितने भी ये जगमगाते सितारे कलम के सिपाही आज कलम के शहंशाह को अपनी काव्यांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो उनके लिए उनके इस समारोह की शुरुआत के लिए मैं निवेदन करूँगा कि आप
सभी हैं और दीप प्रज्वलित कर और श्रद्धा समर्पित करें नीरज जी के लिए। मैं मुख्य अतिथि श्री विश्वास आनंद जी से निवेदन करूँगा वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सुरेंद्र शर्मा जी, संरक्षक भूपेंद्र राय जी, अनु कपूर साहब, भूमि जी, जमील साहब और आज की शाम के सबसे चमकते सितारे जावेद अख्तर साहब, आप सभी आए और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इन हाथों के साथ अपने हाथ आप भी मिला सकते हैं, तालियां बजाकर इस दीप प्रज्वलन में आप भी शामिल हों। लगता है गर्मी की वजह से आप लोगों के हाथ में तो जरा आप लोग ऊर्जा आप में भी आएगी, हम में भी आएगी, इसलिए तालियां जरा जोरदार हो जाए। यहाँ पर सभी प्रबुद्ध लोग आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दीप शिखा जब तक दिए में तेल है स्वयं को जलाती है, स्वयं को जलाकर दूसरों का पद उजला करती है। सार्थक जीवन इसी को कहते हैं। आइए हम की दीप शिखा का सत्य समझें, भले ही हमें स्वयं को जलाना पड़े। हमारे जन्म से लोगों का पद आलोकित हो, यही संदेश दीप शिखा के माध्यम से हमें मिला है। और हम विधिवत स्वागत करना चाहेंगे फूलों के साथ अपने सभी विशिष्ट अतिथिगण का। हमारे प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल नीरज ठाकुर जी से गुजारिश करूँगा वो आए और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय विश्वास आनंद जी खेलकूद एवं सहकारिता उनका ये बुके देकर स्वागत करें। नीरज ठाकुर हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए आज हमारे बीच हैं हास्य कवियों के भीष्म पितामह आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी। उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूँगा नीरज जी के सुपुत्र वेदांत प्रभाकर दे और सुरेंद्र शर्मा जी को पुष्प गुच्छ करें। जावेद अख्तर साहब का स्वागत करने के लिए मैं भूपेंद्र राय जी से निवेदन करूँगा। भूपेंद्र राय जी हमारे संरक्षक हैं गिरीश फाउंडेशन के। भोनी कपूर साहब का स्वागत करने के लिए मैं गौतम लाहिरी साहब, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। भोनी कपूर साहब का स्वागत करने के लिए गौतम लाहिरी। कई महापुरुष आते हैं तो कुछ ऐसा होता ही है। और अनु कपूर साहब का स्वागत करने के लिए शशांक प्रभाकर जी के शशांक प्रभाकर। उपेंद्र राय जी का स्वागत करने के लिए अरस्तु जी और आपने इशू करना होनी जी के भूमि जाफरी जी का स्वागत करने के लिए मैं वत्सला प्रभाकर जी को निवेदन करूँगा। हाँ जी, उपेंद्र राय जी का स्वागत अरस्तु। फयाज फारूकी साहब का स्वागत करने के लिए फिर से मैं से निवेदन करूँगा।
और रूमी जाफरी जी का स्वागत कर रही हैं वत्सला प्रभाकर। ऋषि कुमार साहब का स्वागत करने के लिए मैं ऋचा पंडित जी, जो कि उनकी पुत्र वधू हैं नीरज जी की, मंच पर आए। ऋषि कुमार जी का स्वागत करने के लिए आपका आ रहा है चला रही है ऋषि गौतम जी का स्वागत करने के लिए मेहमान और जमील भाई का स्वागत करने के लिए गुजारिश करूँगा मेहमान हमारे जॉइंट सेक्रेटरी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। आपने आ रहा है क्या? अरस्तु आप स्वागत कर दीजिएगा। हमारे ऐसा कुछ महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना 2005 में स्वयं महाकवि नीरज जी और उनकी पत्नी डॉक्टर गौरव शर्मा द्वारा की गई थी। ट्रस्ट एक व्यक्ति से नहीं बनता, इसके लिए समाज के तमाम व्यक्ति होते हैं। ट्रस्ट में राधा स्वामी के प्रतिष्ठा डॉक्टर अगम प्रसाद माथुर जी जुड़े और ये कार्य बनता गया। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य हिंदी उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार करना और देश विदेश में कवि सम्मेलन और संगोष्ठी का आयोजन करना है। और इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वालों का हर वर्ष सम्मान किया जाता है। इस कड़ी में पहला पुरस्कार नीरज सम्मान जी का बशीरपति साहब को दिया गया था। उसके बाद तीजन भाई, भारत एक्सप्रेस के सीएम मिशन भूपेंद्र राय और अनु कपूर जी को विगत वर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इस वर्ष के लिए हम लोगों के लिए हमारे फिल्म जगत की एक ऐसी विभूति जावेद अख्तर साहब यहाँ पर उपस्थित है, जिन्हें इस वर्ष नीरज फाउंडेशन 2024 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। नीरज जी के बारे में अभी शशांक ने आपको काफ़ी जानकारी दी, चित्र भी देख रहे थे। इसमें से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि 1970 से 1973 के बीच में लगातार 3 वर्ष ये फिल्म के अवार्ड के लिए मनोनीत हुई। उनमें से एक वर्ष 1970 में उन्हें ये पुरस्कार मिला था और इसके अलावा कई पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया, यह हमारे सौभाग्य की बात है। और आइए अब इसके बाद में स्वागत संबोधन के लिए शशांक प्रभाकर से गुजारिश करूँगा कि वो आए आप सबके स्वागत में दो शब्द कहें। शशांक प्रभाकर तालियों से स्वागत कीजिएगा। महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, हिंदी अकादमी और विशेष रूप से भारत एक्सप्रेस चैनल के सीएमडी श्री भूपेंद्र राय, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग हम लोगों के बीच में आए और एक ऐसी शाम दीदी के नाम लिखी जो वर्षों तक याद की जाए। हिंदी और सही मायने में हम लोगों को बधाई दे रही है। मैं उसके लिए प्रेस क्लब में आए श्रोतागण हैं, दर्शक उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार। आगे आ रहा है और आइए इसके बाद जावेद का सम्मान करते हुए हमने इस वर्ष का नीरज फाउंडेशन पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके लिए मैं आमंत्रित करूँगा सबसे पहले रूमी जाफरी साहब से कि लोग हार पहनाकर जावेद अख्तर साहब का इस्तेमाल करें। रूमी जाफरी साहब बेहतरीन फिल्म लेकर रहे हैं और निर्देशक भी शॉट बनाने के लिए मैं अनु कपूर साहब से गुजारिश करूँगा।
जो प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाएगा जावेद अख्तर साहब को, मैं शशांक भाई से गुजारिश करूँगा आप इसे पढ़कर सुनाएंगे या इसे आप पढ़ लीजिएगा। सागर का गांभीर्य, नदी की तिलकिलाहट या कोपरों के फूटने का प्रसव काल जो समझ लेता है, वही आंसुओं में बह जाने के बाद भी उसकी नमी से प्रस्फुटित भावों को शब्दों में ढाल देता है। संभवतः वही कवि है श्री जावेद अख्तर जी। सागर मंथन के हालावाद से लेकर नदी की अमृत यात्रा के भावों को जो गीतों में पिरो लेता है, वही कालजयी कवि, गीतकार और शायर है। जन्म 17 जनवरी 1945 ग्वालियर, ब्रिटिश इंडिया, वर्तमान में मध्य प्रदेश। पिता सुप्रसिद्ध शायर श्री जान निसार अख्तर साहब। यही लिखा है राशिदकार, मगर ग्वालियर से लेकर मुंबई तक की यात्रा संभवतः उनके किरदार में छिपी है। तभी तो प्रसिद्ध फिल्म शोले, जंजीर, तेजाब, मिस्टर इंडिया, लगान जैसी सुपरहिट फिल्मों में चाहे गीत हो या संवाद लेखन या फिर पटकथा हो, आपने एक सफल गीतकार की तरह गीत के बीचे और सुरीले भावों को हिंदी या उर्दू जानने वाली दुनिया भर के लोगों की जुबान का आपने जिस सहजता से पहुंचाया है, वह अपने आप में अनुकरणीय है। भोपाल का कबूतर जब फड़फड़ाता है, मुंबई में कोयल गाती है, या किसी घने वन में एक लड़की को देखा कि जो भाव उतरते हैं वे सच में आपकी कलम को कलमे बनाते हैं। जयपुर की मंगलधारा या दिल्ली की चांदारा पतंग जैसे उड़ती है और हिचकोले खाती है, वैसे ही आपके मन के भाव किसी भी चित्र को उसके वातावरण के हिसाब से तैयार कर देते हैं। आपके 50 साल से अधिक इस लंबे फिल्मी कैरियर में पटकथा लेखन, गीतकार एवं संवाद लेखन के माध्यम से माया नगरी मुंबई में एक लंबा सफर तय किया है। आपकी इस अनुकरणीय यात्रा के लिए आपको 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार, 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपने एक कला मर्मज्ञ के रूप में देश की संसद को भी सुशोभित किया है। आप हिंदी और उर्दू के सभी पृष्ठों के अच्छे मर्मज्ञ हैं। आपने उर्दू शायरी की रवायत जो आपको अपने बुजुर्गों से विरासत में मिली थी, उसको बड़े ही सुंदरता और गरिमा के साथ आगे बढ़ाया। हिंदी और उर्दू साहित्य के लोग आपको एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। आपने इस लंबी यात्रा में जितने शेष को छुआ है, वह मील का पत्थर साबित हो गए। माँ कवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और भारत एक्सप्रेस के सीएम श्री उपेंद्र राय जी आपकी इस लंबी यात्रा को प्रणाम करते हैं। माँ कवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट आज आपको माँ कवि नीरज सम्मान 2024 से सम्मानित करते हुए स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम आपके दीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। श्री उपेंद्र राय जी, सीएमडी भारत एक्सप्रेस संरक्षक, श्री अशोक प्रभाकर जी अध्यक्ष, श्री राम प्रभाकर जी कार्यक्रम चलिए। धन्यवाद। और प्रशस्ति पत्र भेंट करने के लिए मैं धोनी कपूर साहब से निवेदन करूँगा। धोनी कपूर साहब, आप अपने कार्यक्रम द्वारा जावेद अख्तर साहब को प्रशस्ति पत्र, और धोनी कपूर साहब की फिल्म में ही सलीम और जावेद एक साथ आखिरी बार आए और उसके बाद में जावेद साहब ने अपने अलग नाम, राजीव शुक्ला जी हमारे बीच हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। धूपा तालियां के लिए और अब इसके बाद 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार ये देने के लिए मैं निवेदन करूँगा श्री भूपेंद्र राय जी और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री विश्वास सागर जी। और मैं निवेदन करूँगा आप सभी अगर अपने हाथ इसमें शामिल करें इस पुरस्कार के लिए, वेदांत आप भी आएँ। और साथ ही मैं चाहूँगा नीरज जी के परिवार के सभी लोग मंच पर आ जाएं इस पुरस्कार को भेंट करने के लिए।
और सपरिवार आकर आप लोग ये स्मृति चिन्ह भेंट करें जावेद अख्तर साहब को। हमारे इस कार्यक्रम में जो विशेष सहयोग रहा है हमारे स्पॉन्सर्स का, स्पॉन्सर्स के लिए भी हम चाहते हैं कि मंच पर उनका सम्मान किया जाए। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे स्पॉन्सर्स से कि वो कृपया आए। अमित कुमार जी, डीजीएम रिटेल सेल्स हेड इंडियन ऑयल, और इनका स्वागत इस स्मृति चिन्ह और शॉल के साथ में हमारे मुख्य अतिथि श्री विश्वास सारंग जी, श्री सोनल सिंह जी जिंदल स्टेनलेस से, उन्हें भेंट करने के लिए मैं सुरेंद्र शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह और साथ में शॉल भेंट करें। सोनल सिंह फ्रॉम जिंदल स्टेनलेस। इसके बाद ज्योति कुमार, PRO गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं जावेद साहब से गुजारिश करूंगा कि आप उन्हें भी स्मृति चिन्ह और सोनल जी, आपका नाम सोनल सिंह, सुप्रिया, ज्योति कुमार, एम नटराजन, ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। एम नटराजन सर, जावेद साहब, आशुतोष कुमार जी, DGM कम्युनिकेशन NTPC, प्रमित वर्मा, DGM दुबई, दीप वर्मा, चेयरमैन दी पब्लिक स्कूल बसंत कुंज, जावेद साहब शॉल भी भेंट करते हैं, प्रशस्ति पत्र भी। राहुल जैन जी फ्रॉम पूजा बुक्स। मैं अनु कपूर जी से गुजारिश करूंगा आप राहुल जैन जी को ये स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करें। रविंद्र सैनी जी, AK सिंह साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, आपसे निवेदन है आपके मंच पर आए। KL जंजानी साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आप भी कृपया मंच पर आए। अनिल बोनी कपूर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि AK सिंह साहब को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें और शॉल दें। KL जंजानी साहब तो मैं भूमि जाफरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो शॉल भेंट करें और स्मृति चिन्ह भेंट करें।
गौतम लहरी सिंह, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रूमी जाफरी जी उन्हें स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करेंगे। गौतम लाहिरी, नीरज ठाकुर स्वयं बहुत अच्छे गायक भी हैं और हमारे क्लब के सेक्रेटरी जनरल हैं। विनय कुमार जी, एक्स सेक्रेटरी जनरल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। विनय, आर यू देयर? आज एब्सेंट ज़्यादा है और फारूक भाई साहब जो कि बहुत बड़े शायर भी हैं और IPS पंजाब लेवल से एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस और साथ ही वहाँ के वक्त बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। अनु कपूर जी, आप फारूक साहब को ये भेंट कर दें। और अब बारी बारी से आइए सबके आशीर्वाद वचन सब सुनेंगे। जावेद अख्तर साहब से मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले आप आएँ और साझा करें आज की इस मोमेंट्स को। ज़रा तालियां आप लोग जोरदार बजा दीजिए हमारे इतने मान्यवर शायर। और सबसे बड़ी बात है कि बचपन में इनका नाम जादू रखा गया था इनके वालिद साहब ने और इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी कलम का जादू जगाया। आदरणीय जावेद अख्तर साहब, तो एक बार खड़े होकर आइए हम इस्तकबाल करें तालियों के साथ जावेद अख्तर साहब। देश किसान जावेद अख्तर, देश किसान जावेद अख्तर, देश किसान जावेद अख्तर। पीछे 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 महान कलमकार। इतनी देर में इतने फूल और इतनी शौर्य देख के आवाज नहीं आ रही आवाज बढ़ा भैया। बहुत बहुत आभारी हूँ सबका जिन्होंने मुझे ये इज्जत दी। इसकी एक अजीब कहानी मेरी जिंदगी में। नीरज जी से क्या मेरा रिश्ता था, क्या मेरा रिश्ता नहीं था, दोनों सवालों का जवाब मुझे मुश्किल से दिया। अजीब अजीब तरह से मेरी जिंदगी में वो पिरोए हो। जब मैं छोटा था, जब 10 साल 11 साल की बात कर रहा हूँ, तो अलीगढ़ में था। इतना छोटा था कि अलीगढ़ का जो गर्ल्स कॉलेज था बड़ा कंजर्वेटिव कॉलेज था। मैं उधर हॉस्टल में भी जा सकता था, और वहाँ जब कभी सम्मेलन होते थे तो नीरज जी जो थे वो वहाँ के सुपरस्टार होते। और ये जो आपने उनके इतने हैं कानों गुजर गया, वो बार देखते हैं, ये सब मैंने उनसे अपने बचपन। अब उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो भोपाल आ गया। भोपाल में नीरज जी की कमाल की फॉलोइंग थी। एक खास फैमिली थी, मल्होत्रा फैमिली, जहाँ जो फादर थे वो समझिए कैडर थे,
CEO थे या जनरल मैनेजर थे, डेजिग्नेशन मुझे नहीं। पंजाब नेशनल में उनकी 2 बेटियाँ 2 बेटे थे, उन लोगों से मेरी दोस्ती थी। नीरज जी आते थे तो वहीं ठहर गया, अब उनसे भेंट होने लगी और उनसे मिलता था जाके मैं कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद मैं मुंबई आ गया। मुंबई में कभी कभी मैं तो जाता नहीं था, शामिल है ही नहीं कि विचारों में और कभी सम्मेलनों में सुनाई बोरिंग। कभी कभी जाना पड़ता था वहाँ, उन्होंने हमेशा मुझे याद रखा। तो एक अजीब सा रिश्ता है जो एक डांच और लोग थोड़े थोड़े दिनों बाद कहीं मैच हो रहा है, खिलाने को जाते हैं, फिर मिलते हैं। मेरी जिंदगी में सिर्फ 2-3 आदमी रहे जिनके मैं पैर छूता और छूता हूँ, उनमें से एक नीरज। अब इसमें सबसे अजीब बात मैं आपको मैं दिल्ली आया और एक दिन मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं, यहाँ पर उनके परिवार के लोग बैठे हुए इस बात की गवाही दे, लोगों के पास भी वो तस्वीरें हैं, न जाने क्यों मुझे ख्याल है बहुत दिन हो गए और मुझे मिलना चाहिए। अब दिल्ली और अलीगढ़ में 88 माइल का डिस्टेंस, तो मैंने कार ली और मैं चला था, आगे सीधे उन्हीं के घर गया। हाँ, दोपहर गुजारी, वहीं खाना खाया, उनके साथ तस्वीरें भी हुई और फिर मैं शाम को आ गया। कोई मतलब नहीं था मिलने का, तो 88 माइल जाके क्यों दिल चाहा था मुझे मालूम नहीं। और ये ऐसा लगता है कहानी सी लग रही है, मगर अच्छी बात है कि हम परिवार के लोग मौजूद हैं जिन्हें मालूम है जिनके पास वो तस्वीरें हैं जब मैं आया। और उसके ही महीने ये अच्छी रिश्ता था नहीं था। शायद एक मेरे दिल में नीरज जी देखिए भाषा क्या, भाषा क्या उसकी स्क्रिप्ट है, लिपि है। पंजाबी 3 लिपि भी लिखी है, और फारसी उर्दू लिखी जाती है, पंजाबी लिखी है, लेकिन वो पंजाबी है। ऐसी को खास बात क्या भी नहीं, यहाँ बची गई जी। अभी हम लोग पोस्टर में देखते हैं कि कुछ होता है, लिखता है, हम लोग इसे इंग्लिश में, लेकिन ये इंग्लिश की नहीं, रोमन तो क्या इंग्लिश है, इसके मतलब है कि लिपि जो है वो जबान नहीं है, शब्दावली है। हाँ वो भी बात है, आजकल खेल हो गया ना, जब ये नाम लिया था। काफी ये कोटियार वाइट है, तो मैंने 4 शब्द बोले, ये कोटियार वाइट, वो इम्पोर्टेंट वर्ड जो है वो कोटियार और वाइट। तो क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ? क्यों इंग्लिश क्यों नहीं बोला? ये उधर लगा, एक शायर भी है, मगर ये मैंने किसी और भाषा में अंग्रेजी के 2 शब्द अंग्रेजी नहीं बोली। फिर भाषा क्या है? भाषा है उसकी जबान। हमने कहा था ना आवाज कम नहीं देता, पंखे चल रहे थे इस वजह से। आप हिम्मत मत आइए। भाषा जो है वो उसका ग्रामर, अब हिंदी और उर्दू, शर्मा जी भी है तो मेरे चमड़ों में क्या
हाँ सचिन जी क्या हाल है? अरे ये माइक नहीं था तो क्या आ गया? तो अब मैं बोलूं कि एक आदमी है यूपी का है, बिहार का, इसे कुछ लिखना पढ़ना ही नहीं है, तो ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल नहीं है। एक शेर है वो जो बोल रहा है तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। तुम्हें भूख लगी है? नहीं, मुझे प्यास है। तो कल आओगे? कल थोड़ी देर ये कौन सी भाषा? ये हिंदी है या उर्दू? लिखने वाले तो एक तरफ से लिखेंगे, सीधी तरफ से कहेंगे उर्दू, उधर से लिखेंगे तो कहेंगे हिंदी। जिसे लिखना ही नहीं आता उसका क्या कहेंगे? कौन सी भाषा? इनमें से एक वर्ड संस्कृत का नहीं है, एक वर्ड फारसी का। कहाँ का वर्ड? भूख लग रही है तुम्हें, खाना खाओगे, पानी पियोगे, प्यास लगी है, कौन सी भाषा? इसमें कोई संस्कृत का वर्ड हो तो बताओ, कोई फारसी का वर्ड हो तो बताओ, कि उर्दू वाले क्लेम करें या हिंदी वाले क्लेम करें। भाषा नहीं। मैंने नीरज कहा नीरज जी उर्दू के कवि और हिंदी के शायर, शायद यही मेरा उनसे एक दिल का रिश्ता था, जिसे वो भी समझते थे। भले बड़े बड़े जब मुलाकात में मिलता था तो वो जानते थे कि मुझे जानता है, मेरी शायरी को समझता है। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं, काम करने वाले छोटे, बड़ा काम भी छोटे आदमी दोगे तो उसे छोटा देखा, आपने देखा हो। छोटा काम भी दोगे तो उसे बड़ा। अब बड़ा कैसे हो? फिल्म का काम, फिल्म है सर्टिफिकेट पे कुछ भी लिखा, ये हिंदुस्तानी फिल्म। इसमें हम फिल्म के राइटर नीरज जी के पलके बिछा के क्यों लोगों ने स्वागत किया? तो वो तो हिंदुस्तानी ही के राइटर। आज से 70 साल पहले आदमी लिखता है कारवां गुजर गया गुबार के, उनको ये डर नहीं लगा कि कारवां कहाँ से आया और गुबार के घर जाएगा। क्या बात है साहब? तो साहिब भी लिखता है मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही को न जाने। है क्या कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ वही राइटर कामयाब होते हैं। अगर उसे सिर्फ एक भाषा तो वो कहीं भी कामयाब हो जाएगा, साहित्यिक पुरस्कार मिल जाएगा, फिल्मों में तो नहीं। इसलिए कि फिल्म की भाषा आम इंसान ये किसी अकेडमी में नहीं सुनी जाती, ये किसी इंटेलेक्चुअल के और प्रोफेसर के और नहीं सुनी जाती। भाषा बैठा हुआ है रेस्टोरेंट में चाय पीने वाला लड़का, वही भाषा हमारी भाषा है। फिल्म तक नहीं है, होते जा रहे हैं, भाषा ही नहीं। देखिए आप देखिए कैसे बताएं यार, यूं शर्माई शायरी है। ये क्या है? इसे आप पेपर पे लिख के या बिना गाए सुना सकते हैं। अच्छे जो लीडरशिप है उनके कवि उनके ज्यादातर गाने ऐसे होते हैं बिना गाए भी आप कितने अभी रह कौन सारे के सारे रह गए। और एक लंबी लिस्ट मेरे पास है। अगर कभी लोग
उन्हें कोई गलती निकाली, उन्हें तो कोई कमजोरी दिखाई। हमसे भी किसी ने कहा था कभी कि यार फिर मैं आगे भाई जरा देख के आगे नहीं पीछे नहीं, ऊपर ही नहीं नीचे नहीं, दाएं नहीं बाएं नहीं, ये भी तो उन्होंने लिखा था। दुख है यार, सुनते नहीं। मैं उसी गाने का एक ये शिवाय गोपाल का सुनिए। हो जाएगी तुम आजकल दिखते नहीं हो, भाव भी नहीं देते तुम प्रधानमंत्री से नीचे पिछले 6 महीने से मैं देख शांति है। बीजेपी है। हाँ, कल रात कितने बजे? 10 बजे तक था, 12 बजे तक। तब तक जल्दी ही हो गया था, लेकिन वो बैठे रह गए थे। वो अपनी इंटरनेट चलती रहती है। कैमरा लगाया ये दुनिया एक सर्कस है जहाँ अब कोई ऊपर है ना, जहाँ रिंग के मास्टर को कोड़े ऊपर से नीचे और नीचे को ऊपर जाना पड़ता है। जिसके बाद एक डाला देते हो इतना प्यार करता है। जो भूख कोड़ा जो पैसा कोड़ा तरह तरह के ना दिखाना पड़ता है, बार बार रोना पड़ता है। हीरो से जोकर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, बैटरी डाउन हो गया। दिखता है तो आपको खड़े होकर नहीं दिखाई देगा शायर की सतह क्या, शायर का सच क्या। ये पॉपुलरिटी बहुत कम लोगों को मिली है। बाईस के बाद 23 बरस की 3 सर्कल अनाज आप ईद कविता जो गजल भी बहुत लिखी नहीं बता सकते, तो ऐसा लगे ऊपर बैठे बड़े बड़े धुरंधर हैं, उनके नाम बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, और एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए। इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो नीरज साहब के बारे में अपनी खराज अकीदत पेश की। और अब इसके बाद मैं अनु कपूर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना संबोधन करें, और उससे पहले उनका इस शॉल के साथ और माला के साथ स्वागत किया जाएगा। मैं भूपेंद्र राय जी से निवेदन करूँगा कि आप अनु कपूर साहब को ये शॉल भेंट करें, क्योंकि कोर्ट में भी उनको बहुत गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है। एक फिल्म में दो कलाकार साइन हुए और दोनों का नाम अनिल कपूर, एक नायक की भूमिका में था, एक सहायक भूमिका में था। और जब चेक दिया जाने लगा तो सहायक वाले को फिल्म के हीरो वाला चेक मिल गया अनिल कपूर का। बड़े परेशान हुए, ये तो इतना अमाउंट कैसे मिल गया। अकाउंटेंट ने आके क्लियर किया, कहते सॉरी सर, हीरो वाला चेक आपको मिल गया है और आपका चेक हीरो पे चला गया है।
तो आप दोनों तो कई फिल्मों में एक साथ काम करेंगे, तो फिर क्या किया जाए। कुछ तो सबसे बड़ा बलिदान सहायक भूमिका वाले अनिल कपूर ने किया और वो बने हमारे लिए अनु कपूर। तो जोरदार तालियों से अनु कपूर जी का स्वागत कीजिएगा और उनका संबोधन नीरज साहब के लिए। विगत वर्ष के विजेता रहे हैं नीरज पुरस्कार के। इस प्रांगण में उपस्थित महानुभाव, मैं आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तथा मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथि, गणमान्य लोग, आज इस पवित्र पावन संध्या 19 जुलाई को हम यहाँ साक्षी हैं महाकवि नीरज सम्मान 2024 को जिस विभूति ने गौरवान्वित किया है वो है माननीय श्री जगत प्रसाद। हम फिल्म के लोग हैं, हमारी रोजी रोटी है, रोजगार आमद वही है। अच्छे हैं बुरे हैं कैसे भी हैं, कला का काम करते हैं, इस मगन का काम नहीं करते। यहाँ आपने देखा जो गाने लिखे जाते हैं और जो गाने हिट हो जाते हैं, आपको सिर्फ इतना पता होता है कि ये गाना हिट है, परंतु जो उन गानों को हिट करने के बाद मेरे पास आके गाने सुनाते हैं उनको मैं जानता हूँ, उनको आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे सामने। तो मेरे पास जो डाटा है पिछले 19 साल में 1905-2024 गणित का विद्यार्थी रहा हूँ, इसमें गणित की विवेचना कभी गलत नहीं होगा। पिछले 19 साल में केवल एक गीत है जिसे देवियों और सज्जनों, ख्वातीनों, हजरात, मदाम, मिस यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके ड्राइवर से लेके और किसी भी बड़े साहित्यकार से सही गवा सकता हूं, और वो गीत इस महान व्यक्ति सुनिए। अभी ये खामखा की लफ्ज़ी और तारीफ नहीं है ना, जो ओढ़ता हूँ बिछाता हूँ वही गीत आपको सुना मुझे मालूम है, और वो गीत है हर घड़ी बदल रही। अभी बातें नहीं, देखिए वो गाएंगे, देखिए बिल्कुल सही गाएंगे। इसके पीछे रीजन है सही गाने का, क्योंकि आपका कंप्यूटर, जो आपका दिमाग है एक कंप्यूटर है, उसमें जितनी फाइल जितनी नीट एंड क्लीन होगी उतनी जल्दी वो अपलोड हो जाएगी। भैया तुम टेढ़ी फाइल लेके चलो तो कुछ नहीं होने वाला, सीधी फाइल करो, सीधे विचार होंगे, वो हृदय को जाके लगेंगे। तो वो गाना क्या है, आ गए हर घड़ी जिंदगी हर पल क्या है ये क्या है? उस सरलता के अंदर जो दर्शन की मीमांसा छुपी है वही हमारे लिए गर्व की बात है। और आज जो तथाकथित संगीतकार करोड़ों रुपए लेते हैं, जिनको ना मीटर की सेंस है ना स्कैनिंग का तमीज है, वो असल में साउंड रिकॉर्डिस्ट ज्यादा है, म्यूजिकल कंपोजर नहीं है। उनको धन्यवाद मानना चाहिए, चरण छूने चाहिए, आभारी होना चाहिए दो लोगों का, जिनमें से एक यहाँ पे बैठे हैं कि उनकी सड़ी गली कंपोजिशन को भी अपने शब्दों, अपनी भाषा और अपने भाव के जरिए ऐसा बना देते हैं कि उनका गाना साहित्य की कैटेगरी में रखा जाए, साहित्यिक बना देते हैं। गाने में कुछ भी नहीं, मैं जानता हूँ उन लोगों से गाने गवा कर ही मेरा घर चलता है ना, तो मुझे तो एक्चुअली डाटा मिल जाता है। उसके बाद जिन महान विभूति की शान में
स्मृति में ये पूरा आयोजन किया गया। उनका भी एक गाना आज के लौटे लौटी अभी वही गाते हैं, आके खड़े होते हैं, गाओ। बहुत बढ़िया। लिखे जो तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे, बिल्कुल सही गाते हैं। तो दो विचित्र किंतु सत्य विभूतियों का संगम आज की संध्या। क्या बात है भैया, क्या बात है। मैंने इनसे प्रधान जी से परमिशन ली। मैंने कहा एक जगह बापू जी की पाली कविता इस्तेमाल करूं कि ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। और ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक रंग, ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। और फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे, फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। और ऐसी बारिश हो यहाँ पर बचे न कोई ठिकाना जी, ऐसी बारिश हो यहाँ पर बचे न कोई ठिकाना जी। और पंक्तियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यहाँ न झगड़ा जात पात, यहाँ न झगड़ा जात पात का और न टंटा मजहब का, यहाँ न झगड़ा जात पात का और न टंटा मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर एक ही बस प्याला सबका, यहाँ न झगड़ा जात पात का और न टंटा मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर एक ही बस प्याला सबका। यहाँ पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी। जो भी है और माननीय से चरण वंदना करके मैं पैर छूलूं, पब्लिक के सामने भी बहुत जरूरी है। पता नहीं क्यों मुझसे नाराज रहते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे नाराज है। 42 साल से मेरी कर्म भूमि है मुंबई महाराष्ट्र। मी मराठी माणूस आहे, ते माझी जन्मभूमी भोपाळ आहे, परंतु माझी कर्मभूमी मुंबई महाराष्ट्र आहे। मी आपला महाराष्ट्र आहे, काय बोलतो महाराष्ट्र आहे मराठी। क्या करें, 42 साल हो गए, तकरीबन 39 साल पहले माननीय ने चंद पंक्तियां मुझे सुनाई। तो मेरी शिकायत जो है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जावेद साहब ने लिखा था कि जब कभी आई ना देखो तो अजनबी देखो। पहली लाइन यूं याद रह गई, जब कभी आई ना देखो तो अजनबी देखो। बस उसका एक छंद याद रह गया, जो हो सके तो जरा ज्यादा चाहना मुझको। आपका ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, जो हो सके तो जरा ज्यादा चाहना मुझको। मेरी मोहब्बत में अगर कुछ कभी देखो, मेरी मोहब्बत में अगर कुछ कभी देखो। आपसे विनती ही कर सकता हूँ, आप केवल मुझसे आयु में बड़े नहीं हैं, कर्म और गुण में भी आप महान हैं। आपकी महानता का पल्ला पकड़कर हम आगे बढ़े। आज फिल्म इंडस्ट्री में 2 लोग हैं जिनके कारण, जिनकी लेखनी के कारण आज भी कभी कभी फिल्मी गाने ऐसा लगते हैं कि शायद उनको साहित्य की कैटेगरी में रखा जाए। पॉपुलैरिटी अपनी एक चीज है। आपके लिए 4 लाइनें मेरी नहीं है, मैं तो लिखता ही नहीं, मैं तो जो अच्छा है वो जनता तक पहुंचा देता हूं। वरना महाकवि सूरदास ने क्या कहा है कि मोसो कौन कुटिल खलकामी, मोसो कौन कुटिल खलकामी, चीतन दियो उसे ही बिसरायो ऐसो न मखरामी। मैं तो बहुत गलती का पुतला हूं, परंतु फिर भी राम अवतार त्यागी की पंक्ति कि इस सदन में
मैं अकेला ही दिया। क्या आपको नजर कर रहा हूं? क्या आपको नजर कर रहा हूं? इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं। मत बुझाओ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं। मत बुझाओ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। पाँव तो मेरे थकन ने चीर डाले, पाँव तो मेरे थकन ने चीर डाले। अब विचारों के सहारे चल रहा हूँ, आंसुओं से जन्म दे देकर हंसी को एक मंदिर के दिए सा जल रहा हूँ। मैं जहां धर दूं कदम वहां राजपथ है। राजीव शुक्ला जी सुनिएगा। मैं जहां धर दूं कदम वहां राजपथ है। न रुको, मैं चलूंगा तब नई दुनिया चलेगी। और आखिरी बंद सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा आपकी। और ये तंज भी है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमारे समाज को, इस माध्यम को, हमारे देश समाज, हमारी संस्कृति को इतना आघात पहुंचाया है कि हमारी ओरिजिनलिटी, हमारी मौलिकता, हमारा जो खालिसपन था, खरापन था, चोखोपन था, वो सब चला गया। क्या बात है भैया, सब चला गया। शेर के सदन में मैं अकेला ही दिया। मत बुझाओ, जब जलूंगा तब रहेगी रोशनी, तब रोशनी। कि जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पे खड़े हो वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। अटारी पर खड़े हो वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। आखिरी अंगारा गरम मैं, आखिरी अंगारा गरम मैं ही बचा हूँ। मत सुखाओ, मैं जलूंगा तब। प्रेम और शांति से अंत में हम सबके अंदर यही प्रार्थना है कि हम सबके हृदय में भारत प्रजातांत्रिक देश होने का नाटक करता है। मैं कहता हूं तुम्हारा प्रजातंत्र, तुम्हारी जमहूरियत, तुम्हारी डेमोक्रेसी इस शैक्षणिक अवस्था के अंदर है। अभी तो तुमने जाना ही नहीं कि प्रजातंत्र क्या होता है, परंतु इसीलिए हर व्यक्ति उठता है, वो अपने राइट्स की डिमांड करता है। मेरे अधिकार, मेरे हुकूक के हैं। हम सबके हृदय में अपने अधिकारों से पहले अपने मातृभूमि के प्रति कर्तव्यों का आभास हो। ऐसी ही मंगल कामना है। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद। बहुत खूब कपूर साहब। और अब हम हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय विश्वास सारंग जी से निवेदन करेंगे कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियां मध्य प्रदेश के खेलकूद एवं सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग। समृद्ध मंच को बहुत प्रणाम करता हूँ। और मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर जो श्रोता बैठे हैं भाषण के लिए नहीं बैठे, और सरस्वती पुत्रों के बोलने के बाद हमारा बोलना बहुत आवश्यक भी नहीं है। मैं बहुत बधाई दूंगा महाकवि गोपाल दास फाउंडेशन ट्रस्ट, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और हिंदी अकादमी दिल्ली को कि उन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और जिस महाकवि की स्मृति में ये आयोजन हुआ है, सही मायने में आयोजन तो होते ही हैं, पुरस्कार भी मिलते हैं, सम्मान भी होता है, पर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि सम्मान किसको दिया गया। और अनु भाई ने इस बात को बहुत अच्छे से यहाँ पर हम सबके सामने रखा है कि यदि नीरज जी की स्मृति में कोई सम्मान दिया जा रहा है तो ये तो पहले अन्नू कपूर जी को दिया गया था, तो वो भी सही निर्णय था, और आज जावेद अख्तर साहब को दिया जा रहा है, तो ये भी बहुत सही निर्णय है। मैं उन चंद सौभाग्यशालियों में से हूँ जिनको महाकवि नीरज जी का आशीर्वाद मिला है, मैं उनसे मिला हूँ। और ये परिवार से मेरा बहुत संबंध है। और गाहे बगाहे अभी तो अनु भाई ने बोला कि नीरज जी की पंक्तियां उन्होंने उपयोग करते हुए अनुमति मांगी। मैं तो बिना अनुमति मांगे ही नीरज जी की कविताएं अपने भाषणों में सुनाता रहता हूं और जबरदस्ती ताली बटोरता रहता हूं। हम नेता लोग कभी कभी ऐसा कर लेते हैं कि हाथ थे दिए की जुल्फ चांद की सवार, हाथ थे दिए की जुल्फ चांद की सवार दूं, होठ थे दिए की हर बहार को पुकार दूं, और सांस यूं की स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, हो सका न
कुछ मगर, हो सका ना कुछ मगर, शाम बन गई शहर और हम डरे डरे, मीर नयन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े, मजार देखते रहे, कारवां गुजर गया, द्वार देखते रहे, कारवां गुजर गया, द्वार देखते रहे। अब मेरे साथ ये बड़ी दिक्कत आ गई जावेद साहब, ये मैं जब कहता था जब हमारी सरकार नहीं, अब मामला गड़बड़ हो गया, हम सरकार में आ गए और मैं तभी भी घुमा फिरा के ताली बटोरने के लिए नीरज साहब को उपयोग करता रहता हूँ। ये मैंने नीरज साहब को ही से बता दिया, पहले हम बोलते थे, आजकल तो हम निश्चित रूप से ये फख्र के साथ कहते हैं कि नीरज साहब का जो साहित्य के प्रति योगदान है वो केवल भाषा के लिए नहीं, जावेद साहब ने भाषा की बहुत अच्छी मीमांसा की है, अनु भाई ने उसको और आगे बढ़ाया है। मैं तो बहुत ज्यादा साहित्य में दखल नहीं रखता, पर ये बात मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज जिस मंच पर बैठा हूँ उसमें 4 भोपाली हैं, 4 भोपाली हैं। देखिए मैं तो रजिस्टर्ड भोपाली हूँ, आया भोपाल से नहीं, आप अभी रजिस्टर्ड नहीं, मैं भोपाल की फ्लाइट से, तो मैं तो रजिस्टर्ड हूँ। जावेद साहब भोपाल के हैं, हाँ मैं भी हूँ ना वही का, तो जावेद साहब भी भोपाल के हैं, मैं बता दूं। और अन्नू भाई ने बता ही दिया कि वो भोपाल के हैं, और मेरे भाई रूमी जाफरी साहब भी भोपाल के हैं। और मैं जिन फिल्म में जुड़े हुए लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, तो ये सब भोपाल की शान है। सुरेश साहब को भी बोलना चाहता हूँ, देख रहा हूँ कितना भोपाल में जबरदस्त मामला है, साहित्य से जुड़े हुए लोग भी हैं भोपाल में और साहित्य का सम्मान करने वाले भी भोपाल में हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक की बहुत बधाई देता हूँ और इस बात का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, आप सबसे मिलने का, मुखातिब होने का मौका मिला। हम सब इसी तरह अपने पूर्वजों को याद करते हुए अपनी आगे बढ़े, इसी तरह की संस्कृति, इसी तरह के सद्भाव का पाठ बढ़ाते रहे, इसी कामना के साथ इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई। और एक बार पुनः इस आयोजन में मुझे आपने बुलाया उसके लिए बहुत धन्यवाद। विश्वास जी, एक अनुरोध भी करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, किशोरदा लता जी ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, तो हमारी बड़ी हानि की तरह हमारे किशोर कुमार का प्रोग्राम भी है और हम लोगों ने सरकार को कई बार लिखा भी है इस बात के लिए कि खंडवा शहर का नाम अगर किशोर कुमार नगर कर दिया जाए तो बहुत बड़ा आभार होगा आपका, और अगर हम इंदौर का नाम अगर लता जी के नाम पर कर दें वो भी एक बहुत बड़ा आभार होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। यदि आप करें तो बहुत ही अनुकरणीय होगा सरकार। भोपाल का नाम जावेद अख्तर नगर कर दिया जाए तो अच्छा होगा। यदि भोपाल की आप बात करोगे तो भी मंच पे झगड़ा शुरू हो जाएगा। मुझे खंडवा के जो डीएम थे उन्होंने बोला था कि दिक्कत ये है कि अगर हम किशोर कुमार नगर करते हैं तो जो अशोक कुमार जी के चाहने वाले वो कहते हैं व्हाई नॉट अशोक कुमार नगर। तो मैंने कहा था कि जो रास्ता गौरी कुछ की तरफ जाता है वो तिराहा है, तो क्यों ना अशोक कुमार मार्ग, किशोर कुमार मार्ग और अरुण कुमार मार्ग तीनों ही हो जाएगा, हो जाएगा। तो आइए अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे बोनी कपूर साहब को कि बोनी कपूर साहब आप आए, ये फिल्म निर्माता निर्देशक रहे हैं और उनका सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे मंत्री महोदय शॉल भेंट कर दें और साथ ही उन्हें ये माला भी पहना दें। बात है मैं खुद नहीं देख पा रहा हूँ इसमें क्या आ रहा है। अरे बाहर करा लेना है, अच्छी फोटो आएगी पक्का, एक बार देख बहुत बढ़िया, तालियां बजा रहे। ये भी तो नाम बोनी कपूर साहब फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन निर्माता निर्देशकों में हैं और सुरेंद्र कपूर जी के सुपुत्र हैं। मिस्टर इंडिया, नो एंट्री, जुदाई वाटर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का काम कर चुके हैं और ये अनिल कपूर के बड़े भाई भी हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा परिचय दूंगा तो आप लोग कहेंगे, क्योंकि हम लोग कहते हैं इसका कवि सम्मेलन भी शुरू होना है और मेरे लिए बहुत आसान काम आज इसलिए हुआ है
कि जितने भी यहाँ मंच पर विभूतियाँ मौजूद हैं उनका परिचय मुझे देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नाम ही काफ़ी है। तो होली जी से मैं गुजारिश करूँगा आप हमें संबोधित करें सबको। नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं इतने बड़े बड़े महान लेकर बैठा हूँ, मैं हिंदी में तो बोल नहीं पाऊंगा उनके बराबर। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, थोड़ी देर पहले जावेद साहब कह रहे थे जो फिल्म की लैंग्वेज है वो आम आदमी की लैंग्वेज। एक किस्सा मुझे याद आया, हम फिल्म शुरू की थी मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया के पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर ने उन दिनों में टेलीफोन बहुत मुश्किल से ट्रंक कॉल किया करते थे लोग, मोबाइल था नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने टेलीग्राम डाला कि मेरे फादर को, थोड़े पुत्रों को पिक्चर का टाइटल हिंदी च रखे, मिस्टर इंडिया इंग्लिश टाइटल है। तो मेरे पिताजी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि भैया ये देखो इनका टेलीग्राम आया, ये बोल रहे हिंदी टाइटल रखने, मिस्टर इंडिया टाइटल हिंदी नहीं है। मैंने कहा उनका नंबर है आपके पास, हमको ट्रंक कॉल लगाएंगे। तो खैर उन दिनों में ट्रंक कॉल ऑर्डिनरी होती थी, अर्जेंट होती थी और लाइटनिंग होती थी। मैंने लाइटनिंग कॉल लगाई और उनसे कहा हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा कामयाब पिक्चर कौन सी है? कमाल करती हुई मदर इंडिया सबसे कामयाब पिक्चर है। तो ऐसे मदर इंडिया कौन सा हिंदी नाम है? तो उसके बाद उन्होंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया। मिस्टर इंडिया इंडिया ही रही और आज तक मिस्टर इंडिया ही है। अब इससे आगे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी जो नॉलेज है इस सभा में बात करने की बहुत लिमिटेड है, इसलिए मैं लिमिटेड बात करूंगा और आगे चाहूंगा कि मेरे बात बोलने वाला जो हो वो इस चीज को पूरा करे और आगे लेके बढ़े। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बोनी कपूर साहब बोलते नहीं हैं, बुलवाते हैं। और अब इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत भूमि जाफरी साहब, जो कि भारतीय पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक हैं, मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। डेविड धवन के साथ मिलकर कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, टीवी नंबर 1 और इसलिए नंबर 1 राइटर हैं। और तुसी ग्रेट गॉड तुसी ग्रेट हो फिल्म के साथ ये बतौर निर्देशक इन्होंने अपना शुरुआत की थी और कई फिल्में गॉड तुसी ग्रेट का ये पार्ट भी बना रहे हैं। लाइफ पार्टनर, गली गली चोर और चेहरे जैसी फिल्मों का निर्देशन भी उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के हर देश का दौरा ये बिना टिकट करते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पर जाएं, चाहे बस में जाएं, चाहे ट्रेन में जाएं, काउंटर क्लर्क एक ही बात कहता है, रूमी जा हुई। तो उनका स्वागत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा मयंक भाई को, विकांत भाई को, कि वो शॉल और माल्यार्पण द्वारा रूमी जाफरी जी का स्वागत करें। तालियां बजाने में आप लोग इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। तो रूमी जी आप आए आज कलम की जगह ज़बान से बयां करें। एक बार तालियां हो जाए जोरदार। तमाम लोगों को मेरा सलाम, आदाब, मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं, क्या मुझे जावेद साहब और अन्नू भाई इनकी तरफ नहीं आता और मेरे जो वर्ड हैं बोलना चाहता हूँ, बड़े बड़े एक्टरों के मुझसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे मुझसे अच्छे नहीं लगते। लेकिन क्योंकि ये ऐसा समाज है, ऐसी शख्सियत के लिए आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये पहली बार मुझे ख्याल आया कि मैं न्यूज़ फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, जिसमें नीरज जी ने काम किया, जिसमें जावेद साहब ने काम कर रहे हैं, धोनी साहब हैं, अन्नू भाई। आज मुझे यहाँ इस बात का एहसास हुआ कि सचमुच मेरे लिए बड़े खुशनसीबी की बात है। और इस मंच को इसलिए अच्छा लग रहा है, बड़ा खास मंच इसलिए हो गया है कि बचपन से विश्वास जो है, विश्वास साहब जी मेरे बिल्कुल सगे भाई की तरह है
जब हमने ख्वाब में सुना बम्बई में जाएंगे, तब से उसके बाद जावेद साहब, जमील बेटे जमील सही थी, ये मेरे छोटे भाई हैं, पहली बार हम साझा कर रहे हैं। जमील जब फिफ्थ में थे तब से मैं इनको जानता हूँ। गोली साहब हैं जो मेरे मेरी फैमिली है, मेरे भाई हैं, मेरी बीवी जो है वो राखी बांधती है, और अन्नू भाई बैठे हैं। जब से मैंने बम्बई का कदम रखा है तब से अन्नू भाई ने मेरे बड़े भाई का प्यार दिया है, और आज तक तो मुझे मौका मिला है तो मैं सबको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भाई। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे भी नीरज जी से मिलने का, उनसे बात करने का, उनके साथ आते यहाँ पे हैं। मेरे ख्याल से 2014 या 15 में हमने नीरज जी को बुलाया था। खाली आप लोगों को मैं बताऊँ, फिल्म इंडस्ट्री में एक मेरी खुशकिस्मती की बात है, बोलते बोलते रियलाइज कर रहा हूँ कि नीरज जी ने काम किया था, गाने लिखे थे, और मैंने भी आज की फिल्म में लिखा। तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैंने इस बैनर में काम किया, नीरज जी ने काम किया। हम लोग इंडस्ट्री में गाने गाते हैं, नीरज जी की मिसाल दी जाती है, और इंडस्ट्री के म्यूजिक के इतिहास में सबसे बड़ा मुखड़ा लिखा है। फिल्म का मुखड़ा है, फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखे रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से हर तेरे ही सपने लेकर के सोया, मेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझ जाऊं जैसे जैसे कि माला चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा हमें जन्म, हमें कई कई बार, कितना मधुर तेरा मेरा प्यार। हम मुखड़ा कंपनी जितनी देर में गाना लिखते लोग उतने में हमने सिर्फ मुखड़ा लिखा, ये अपने आप में इतिहास है, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़े की बात यह है कि इस गीत को अगर पूरी तरह से देखा जाए तो ये कंपोजिशन अगर मुखड़ा कहें तो मुखड़ा ही है, अंतरा कहें तो अंतरा ही है, क्योंकि जितने भी इसके अंतरे हैं उनकी जो तर्ज सचिन दा ने बांधी है वो बिल्कुल इसी तरीके से बांधी है, जैसी पूर्व हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, ये सारा जितना भी उनका लिखा हुआ ये गीत है ये एक ही धुन में स्वरबद्ध किया, जैसे कि अनुभव भी इस बात से सहमत हो कि लता जी का गाया हुआ आज फिर जीने की तमन्ना है, वो भी एक गाना मुखड़ा और अंतरा एक ही बात है उसकी। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर सुरेंद्र शर्मा जी को कि वो आएँ और अपनी रूप से श्रद्धा सुमन अर्पित करें नीरज जी के लिए। मेरा नीरज जी से परिचय कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद का। कवि सम्मेलन को बनाने में 3 लोगों का हाथ रहा। हास्य में काका हाथ रसी, वीर रस में बाल कवि बैरागी, और गीत में नीरज जी। पर उन्होंने इसको नींव के पत्थर है। नीरज जी एकमात्र ऐसे कवि थे, गीत विधा के नींव के पत्थर भी रहे, गुंबद भी रहे। ये बहुत कम बात होती है। मैं उनका रेलवे मंत्री था, उनकी टिकट रिजर्वेशन का काम मुझे सौंप देते थे, भाई यहाँ से यहाँ जाना, इसको करवा करके देना है। मनी कपूर जी, आपने कुछ संकट बताया हर एक के साथ। एक आदमी दूसरे से बोले यार मेरा अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, दूसरा बोला मेरा भी ये ठीक नहीं, गलत भी नहीं बोल सकता। एक ने वो चोपड़ा साहब को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, चोपड़ा ने कहा केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री होता है, बोले अच्छा चोपड़ा साहब। तो मैं आप सबके प्रति मुझे अध्यक्षता करने को कहा है तो मैं कर रहा हूँ, पर एक सम्मान का विषय होती है। आज
जावेद भाई ने इस सम्मान को सम्मानित किया है। जब सम्मान मिलता है तो आदमी, मुझे मिला, एक को मिला, उसका गला टूट गया, बोले मैं इस लायक तो नहीं था पर आपने दे दिया, मैं भी लायक नहीं था तो स्वीकार कर दिया, कह देता भाई मैं लायक। तो जो होता है मैं 4 पंक्ति आपको सुना देता हूँ, विशेष रूप से आपका आज रिकॉर्ड करके कल अपने पति को हंसाऊंगी, मेरे भरोसे ब्याह करके हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी पति को हंसाओ, मेरे भरोसे। और आज रिकॉर्ड करके कल इससे बड़ी हो सकती है। जिंदगी में आज बेहतर जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर। लोग ताली बजा रहे हैं। मुझे वरदान मिला है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर जाकर ताली देना चाहता हूँ। चुनाव खत्म हुए, मुझे किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या, हम कलाकार लोग तो प्यार से जीते। और एक बात और कहना चाहता हूँ, राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी और राम राजा हुआ तो अपनी परीक्षा के बाद फिर वनवास। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीर हरण की काम आएगी और पांडव राजा हुए तो जुए में हारेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। आप फिल्मों में साहब कोई घमंड मत करना, आप कितनी भी ऊंचाइयां छुए फिल्मों में, बस एक बात देखते रहना कि तुम्हारे पाँव ने जमीन तो नहीं छोड़ी। जमीन से जुड़ी रह करके तैयारी करोगे तो आपकी स्थायी रहेगी, क्योंकि ऊंचाई नहीं होती है पतन की, ऊंचाई होती है पेड़ की। जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में बड़ा, ऊंचाई नहीं होती पतन की, ऊंचाई होती है पेड़ की। जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में बड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है दूर पे, जो भी होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में जोड़ देना। और अमेरिका जाइए, सारे भारतीय मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी से निहारना बंद कर देगी, अकड़ खत्म हो जाएगी। अच्छी बात लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? वो हाथ जोड़कर बोला बहन जी भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो कर दो, भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो कर होता ही है। पर इतना ही है कि तुम प्यासी के पास जाती हो और प्यासा के ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। आपकी ताकत के ऊपर, क्योंकि सूर्य तुम बड़े महान हो। आपका विशेष ध्यान दें,
सूर्य तो बड़े महान और से ताकतवर कोई नहीं संसार में, लेकिन कहाँ छोटा पड़ता है। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आकाश की बात, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की पत्रकारिता लौटी है, अच्छा लग रहा है। तो पहले हमें वो सोचना पड़ता था जो मालिक सोचता था, और मालिक वो सोचता था जहाँ वो बिका हुआ होता है। तो पत्रकारिता को राजनीति कुछ भी कह, लेकिन हम क्या करें, क्या एक बार करें, आखिरी बार करें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम, आज एक बार करें, आखिरी बार करें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे घर, मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, हमारा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुम बहुत खूब सर। और अब इसके बाद AK सिंह साहब जो कि हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूँगा। उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आदरणीय मंत्री महोदय विश्वास सारंग जी। तालियां बजा दीजिए आप लोग, स्वागत है AK सिंह साहब का। और अब इसके बाद मैं फयाज फारूकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आपकी जाने माने लेखक भी हैं, कवि भी हैं, तो आके आपसे दो शब्द कहें। फारूकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा होने के लिए जिसका हिस्सा होना हर एक राइटर का, हर एक शायर का ख्वाब है। और ये उसके लिए बहुत शर्फ की बात है कि कोई नीरज जी जैसे महान लोगों की श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हो सके। मुझे ये शर्फ भी हासिल है कि मैंने नीरज जी के साथ कई मुशायरे खुद पढ़े, उनके चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया। और आज जब हम आज ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपने मुझे बुला करके जो सम्मान दिया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो शब्दों के धनी हैं उनकी तारीफ नहीं हो सकती। खास तौर से नीरज जी जैसे लोग, उन्होंने उस समय में जब वर्चस्व था उर्दू शायरी का और लोग ये कहते थे कि शायरी उर्दू के बगैर नहीं हो सकती, उन्होंने मधुर और मदिर जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके जिस खूबसूरती से गज़ल को हुस्न बख्शा था, मैं समझता हूँ किसी और की बस की बात नहीं थी। ये वो कारीगर थे जिन्होंने पत्थर से मूर्तियाँ तराशी थी, पत्थर से देवता तराशे थे। नीरज जी को सम्मान, उनके पूरे परिवार को सम्मान। और मैं ये समझता हूँ कि ये कारवां इसी तरह मोहब्बत का चलता रहना चाहिए। जो शम्मा नीरज जी ने रोशन की थी, वो शम्मा इसी तरह जलती रहनी चाहिए। मानवता की, इंसानियत की, जुबान की, शब्दों की, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की जो ये शम्मा, ये जो चिराग रोशन है, ये इसी तरह जलता रहना चाहिए। और इंसानियत से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों का कारवां भी इसी तरीके से मिलजुल कर आगे बढ़ता रहे, इसी बात की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
ज्योति कुमार जी PRO गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनका मंच पर ये स्मृति चिन्ह भेंट और साथ ही शॉल भेंट करने के लिए बोनी कपूर जी से गुजारिश करूँगा आप ये शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करें ज्योति कुमार जी। और मैं उपेंद्र राय जी से गुजारिश करूंगा कि आप कृपया मंच पर आएं और आपको शॉल भेंट करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा बोनी कपूर जी से। बहुत तकलीफ दे रहा हूँ और माला भी आप पहना दीजिएगा, जयमाला की रस्म। और अनु कपूर जी, मैं चाहूँगा आप अपने कमरों से शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करें। उपेंद्र राय जी को हमारे संरक्षक हैं। हमारे दिल्ली के और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह आप भेंट करें उपेंद्र राय जी को। और मैं उपेंद्र जी से गुजारिश करूंगा कि वो संबोधित करें हम सबको। आज के कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान है उपेंद्र जी। मैं सिर्फ 1 मिनट समय लूँगा क्योंकि हमारे जो कविवर बंधु हैं उन लोगों को भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और ज़्यादा मैं बोलता हूँ तो समय ज़्यादा ले लेता हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि बस 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। नीरज साहब की याद में उनकी पुण्यतिथि पर ये जो काव्यांजलि पिछले 6 सालों से हो रही है, बेसिकली ये दिन था 2010 में 11 फरवरी इंदौर शहर में नीरज साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई। और नीरज साहब, हम मंच पर तो अकेले थे लेकिन वहाँ बैठे बैठे कवि सम्मेलन चलता रहा और उनके पूरे परिवार से टेलीफोन से हमारा परिचय हो गया। तब का दिन है, आज का दिन है, हम लोग परिवार की तरह ही रहते हैं, सुख दुख बांटते हैं और हमेशा जुड़े रहते हैं। नीरज साहब के आखिरी दिनों में भी मेरी उनसे मुलाकात हुई और हर बार मैं नीरज साहब के जीवन से जुड़ा कोई एक अनूठा किस्सा, अनूठा पहलू सुनाता हूँ। नीरज साहब के बारे में हो सकता है जो लोग गहराई से पढ़े हैं उन्हें पता है कि नीरज साहब बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, कमाल के एस्ट्रोलॉजर थे। उनके एक बड़े गहरे दोस्त थे, डॉक्टर थे। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, जो उनकी रिपोर्ट आई, पैट स्कैन आया, तो डॉक्टर साहब बड़े डिमोरलाइज थे। तो नीरज साहब ने कहा कि तुम अपनी कुंडली दिखाओ मुझे। हम लोग निकलेंगे तो शुक्ला से बात करेंगे। तो कुंडली नीरज साहब ने देखी और कहा कि तुम्हें कैंसर, कर्क रोग जैसी बीमारी हो ही नहीं सकती। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी जगह से चेकअप कराया है, दिल्ली में रिपोर्ट आई है। तो उन्होंने कहा मेरे कहने से दोबारा कराओ और अगर तुम्हें कर्क रोग दोबारा निकल आया तो मैं जीवन में कुंडली देखना छोड़ दूंगा, फिर दोबारा कभी कुंडली नहीं देखूंगा। उन्होंने दोबारा चेकअप कराया और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। तो नीरज साहब गुणों की भरमार थे, गुणों की खान थे। और आज जावेद अख्तर साहब को इस मंच से सम्मानित किया गया, तो सही अर्थों में पिछले साल अन्नू कपूर साहब ने इस मंच की शोभा बढ़ाई और जावेद अख्तर साहब बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं कह सकता हूं कि मैं अपने जीवन में कुछ वक्ताओं से जो प्रभावित हुआ हूं उसमें मैं ओशो आचार्य रजनीश का नाम सबसे पहले लेता हूं। दूसरे नंबर पर मैं अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेता हूं और तीसरे नंबर पर मैं जावेद साहब का नाम लेता हूं कि उनकी भी जो वाक कला है, जो मर्मज्ञता है विषय के बारे में, वो कमाल की है। और चौथे नंबर पर मैं अपने बड़े भाई कुमार विश्वास का नाम लेता हूं। और उसके बाद मैं कह सकता हूं कि पिछले साल से मैंने अन्नू कपूर साहब को अंताक्षरी में तो देखा था। मेरी पत्नी यहाँ बैठी हुई है, अन्नू कपूर साहब जब अंताक्षरी करते थे तो वहाँ गई थी पार्टिसिपेट करने, उनसे मिलने ही आई। तो अन्नू कपूर साहब ने जो पिछले साल जो अपना उद्बोधन और संबोधन दिया था वो भी बहुत कमाल का है। और हाल फिलहाल में किसी के संबोधन से प्रभावित हुआ हूँ तो वो अन्नू कपूर जी हैं।
तो ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा और मृगांक को, शशांक को, इस आयोजन में जो जितने स्पॉन्सरर हैं सभी लोग, प्रेस क्लब के सभी लोग, हमारे सारे पत्रकार बंधु, यहाँ पे आई हुई हमारी माताएं बहनें और जो मेरे कुलीग्स हैं, सबको आने के लिए अपने जितने गेस्ट हैं उनको मैं आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने समय निकाला। यहाँ पे मेरे जमील भाई विशेष दोस्त हैं जो दुबई में रहते हैं, हालांकि दिल्ली भी इनका घर है और मूल निवासी टोंक राजस्थान के हैं। आपके पिताजी भी बड़े मौजूद शायर थे, आज समय उन्होंने निकाला और यहाँ पे आए। रूमी साहब, बोनी कपूर साहब जो मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह हैं, हमेशा स्नेह प्रेम मिलता रहा। और इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं, मैं कह सकता हूँ कि बाहर की दुनिया में हो सकता है लोग मेरे से इत्तेफाक रखते हो न रखते हो, लेकिन इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं मैं मन से मानता हूँ कि सब लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। रूमी साहब आपका भी बहुत सारा आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं गुजारिश करूँगा कि मंत्री महोदय अनु जी, बोनी जी, रूमी जी और जमील भाई, आप आए, एक ग्रुप फोटो आपका हो जाएगा इस फंक्शन के लिए। आइए सर, आपके प्लीज। सुरेंद्र शर्मा जी, मृगांक भाई आप भी आइए, शशांक आप भी आइए, शशांक, अरस्तु प्रभाकर, वत्सला, ऋचा पंडित, पूरा परिवार मौजूद रहेगा। आसिम शेखर, ओशो विश्व मोहन, आधे इधर आधे उधर, बाकी पीछे। जमील भाई, और हमारे कविगण जो हैं उनका भी मंच पर स्वागत किया जाएगा और उसके लिए मैं फिर से गुजारिश करूंगा, अनु भाई आप कवियों का सम्मान कर दीजिएगा प्लीज। बोनी जी, रूमी भाई आप भी, हमारे कविगण आ रहे हैं, जरा उनका स्वागत आपके कदमों द्वारा हो जाए। अफजल मंगलोरी साहब, अफजल मंगलोरी, शैलेश गौतम, शशांक प्रभाकर, कीर्ति काले, गणेश रघुवंशी, बुद्धिनाथ मिश्र, पवन आगरी और मीरा नवेली, आप सभी कृपया मंच पर आएं। सभी कविगण से निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं और आपका विधिवत सम्मान किया जा सके। अनु कपूर जी, रूमी जाफरी जी, सुरेंद्र शर्मा जी, सभी कविगण कृपया मंच पर आ जाएं। अफजल मंगलोरी साहब, शैलेश गौतम, शशांक प्रभाकर, कीर्ति काले, गणेश रघुवंशी, बुद्धिनाथ मिश्र, पवन आगरी और मीरा नवेली, और कवि गोष्ठी का संचालन करेंगे शशांक। पहले फोटो हो जाए। अगर भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आ जाए, तुरंत आए जल्दी। और सब लोगों की मोहर है इसमें, और विशेषकर अफजल साहब की बहुत मोहर है कि आप संचालन करें।
दोस्तों, मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है कि यहाँ जो कविगण, जो शुराए इकराम मौजूद हैं, वो बराए करम अपनी नशिस्तें, अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो जाएं। तमाम शुराए इकराम से मेरी दस्तबस्ता गुजारिश, और सामीन से भी मैं बहुत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपनी नशिस्तें इख्तियार कर लें, क्योंकि ये जो पोइटिक सिम्पोजियम है, ये जो मुशायरा है, ये जो कवि सम्मेलन है, हमें बहुत इख्तिसार से काम लेना है, बहुत ही संक्षेप में हमें आप लोगों को शायरी डिलीवर करनी है, सुनाना है। तो आप जितना गौर से, जितनी मोहब्बत से, जितने खुलूस से इन लोगों को सुनेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक खूबसूरत और यादगार शाम की कुछ स्मृतियाँ, कुछ यादें आप अपने साथ घर लेकर जाएंगे। जो लोग खड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो बराए करम अपनी नशिस्तें इख्तियार कर लें, अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो जाएं, ताकि इस मुशायरे का, इस कवि सम्मेलन का बाकायदा आगाज़ किया जा सके। बहुत ही अहम शुराए इकराम स्टेज पर मौजूद हैं। उद्दीन मिश्र साहब, डॉक्टर कीर्ति काले, मोहतरम जनाब अफजल मंगलौरी साहब, शैलेश जी, दिनेश रघुवंशी साहब और तमाम साहिबान। शशांक भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों और वो स्टेज के नज़दीक हों तो बराए करम इशारा करें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा सके। वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर, वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है। सफर में रास्ते गुम हो, रिदाए गुम रही कितनी भी मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त भी आवाज देता है वो सुनता है, वही सच बोलने का हुक्म देता है, उसी को याद करते हैं, उसी के नाम से इस बज़्म का आगाज करते हैं। दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों से अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएं ताकि इस कार्यक्रम की बाकायदा शुरुआत की जा सके। जिस मोहब्बत और खुलूस और जिस शिद्दत के साथ आप लोगों ने अपनी शिरकत, अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, वो वाक़तन बहुत ही खुशी का बायस है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग जिस कैफियत में हैं उस कैफियत को लगातार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हरिशंकर परसाई साहब एक वाक़या नक़ल करते हुए लिखते हैं कि एक बार एक वरिष्ठ कवि बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनकी अंतिम सांसें चल रही थी। डॉक्टर ने उनकी नब्ज़ पर हाथ रखते हुए उनकी पत्नी, उनकी बीवी से कहा कि भाभी जी, अब
इन कवि महोदय के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है और लगभग 1 घंटे में इनकी आत्मा रूह जो है वो परवाज कर जाएगी। अब ये सुनकर उनकी पत्नी बहुत घबराई, बहुत परेशान हुई और रोते हुए डॉक्टर से कहने लगी कि डॉक्टर साहब हमारा इकलौता बेटा है जो शहर से दूर है, अगर कोई दवाई आप इन वरिष्ठ कवि को ऐसी दे दें जो इनकी आत्मा शाम तक के लिए इनकी देह में रुक जाए तो मैं आपकी बहुत मेहरबानी कबूल करूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाभी जी अब कुछ